मेंटल हेल्थ सेगमेंट में आज हम फोकस कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर पर, और इस विषय पर बातचीत के लिए स्टूडियोज में हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर जूही रेशल बलूचा का। नमस्कार। नमस्ते। आप साइकेट्रिस्ट हैं सेंट स्टीफेंस अस्पताल नई दिल्ली से। हाँ जी। तो डॉक्टर जूही, जैसे कि शब्द कहता है बाइपोलर, बाई मीन्स टू, यानी दो मानसिक स्थितियाँ, कभी इतना एक्साइटमेंट और कभी एकदम अवसाद की स्थिति। जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या लक्षण लेकर आते हैं? देखिए, जैसा कि आपने सही बोला, बाइपोलर मतलब दो चीज़ें। जैसे हमारे अर्थ में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वैसे ही इस बीमारी के दो तरह के प्रदर्शन होते हैं। पहला प्रकार का प्रदर्शन, जिसको हम मेनिया बोलते हैं या तेज़ी बोलते हैं, उसमें इंसान बहुत हद से खुश रहता है, लोगों के साथ मेल मिलाप करना चाहता है, एनर्जी इतनी होती है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी लगता है कि स्फूर्ति पूरी है, और साथ में इतना बोलते हैं कि लोग उनकी बातों से भी कैचअप नहीं कर पाते। उसके दूसरी तरफ उसका बिल्कुल उल्टा एक प्रदर्शन है, जिसको हम डिप्रेशन या उदासी कहते हैं, जिसमें इंसान का मन बिल्कुल डाउन रहता है, किसी भी चीज़ उदास रहता है, कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता, या मनोरंजक हो या अपना डे टू डे का काम हो, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती, और इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि लाइफ को भी एक पूरा एक नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव और उस व्यू पॉइंट से देखते हैं। लेकिन डॉक्टर जूही, अगर हम मूड स्विंग्स की बात करें तो अक्सर हमारे मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं, तो क्या वो मूड स्विंग होना इसी तरफ इशारा है? एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार हमारे पेशेंट्स ही खुद हमसे पूछने आते हैं कि डॉक्टर साहब, अब मैं इसने मेरे से ऐसा बोला उस दिन, मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मुझे लगता है कि मेरे को बाइपोलर है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता हूँ। फिर हमें उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ उस टाइम किसी स्ट्रेस की वजह से आपके मूड में एकदम से जो बदलाव आया, और उसके बाद जब जैसे ही वो स्ट्रेस चला गया, आपका मूड वापस ठीक हो गया, उसी को हम एक मूड स्विंग कहते हैं। तो मूड स्विंग और बाइपोलर में अंतर यह है कि बहुत ही छोटे समय के लिए हमारा मूड एक स्ट्रेस या किसी भी सिचुएशन की वजह से बदल जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फिर उसी टाइम हमारा मूड वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है। बाइपोलर में क्या होता है कि लंबे लंबे समय तक हम वो दो स्टेट्स को बहुत लंबे समय मतलब क्या, दिन, हफ्ते, महीना? एक्चुअली हम माना जाता है कि मेनिया में हम 7 दिन तक भी नहीं रुकते पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि उस तब तक वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाता है। और डिप्रेशन के लक्षण कम से कम 1 महीने तक हम देखते हैं कि अगर लगातार रहें तब उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन पर तो अभी फिर भी जागृति हुई है कि व्यक्ति उदास रहता है, शांत रहता है। मैं मेनिया वाला और समझना चाहूँगा। हाँ जी। जब पेशेंट आपके पास आते हैं और एक्साइटेड हैं, तो क्या आप बता रहे थे गाना गाते हुए भी आ जाते हैं? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे हमारे पास मेनिक पेशेंट्स आते हैं, एक तो बहुत खुश आते हैं, इतने खुश होते हैं कि आसपास के पेशेंट्स भी उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मनोरंजित होते हैं। अच्छा। एक तो एक खुश वाले होते हैं, और एक कुछ चिड़चिड़े वाले भी होते हैं कि किसी बात पे बहुत खफा हो जाते हैं, बहुत बुरा मान लेते हैं। और बाकी इन सब चीज़ों के साथ ये भी देखा जाता है कि धार्मिक बहुत हो जाते हैं, पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सब समय पूजा पाठ करते रहते हैं, या पैसों का फिजूल खर्चा हो जाता है कि लाखों लाखों की प्रॉपर्टियाँ बेच देते हैं या ख़रीद लेते हैं, इस तरह के होते हैं। और लोगों से ज़्यादा सोशल हो जाते हैं कि जो अनजान लोग भी होते हैं उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि पुराने मित्र से मिल रहे हों। तो क्या इसमें कोई एज फैक्टर भी है? किसी भी एज में हो सकता है? ज़्यादातर हमारे यंग पॉपुलेशन में बाइपोलर सबसे ज़्यादा दिखता है, मेनिया भी यंग पॉपुलेशन में दिखता है, और फिर मिडिल एज में जब पे मिड लाइफ क्राइसिस का भी समय आता है, उस एज में भी हमें नए नए केसेस, फर्स्ट टाइम केसेस मिलते हैं। कारण क्या है डॉक्टर जूही? कारण काफ़ी अनेक हैं। सबसे बड़ा कारण तो जेनेटिक है कि किसी भी अगर मान लीजिए आप एक फैमिली में आपके बाप दादा को किसी को बाइपोलर हो चुका है, तो माना जाता है कि उस जनरेशन में भी बहुत रिस्क है उस बीमारी को देखने का। दूसरा चीज़ होता है कि लाइफ के स्ट्रेस को देखते हुए, कि अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूड स्ट्रेस हो रहा है और उस स्ट्रेस को हम अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से भी इंसान या तो मेनिया में जा सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है। वो उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है खास। तो जिसको बाइपोलर है, क्या उसको मेनिया और डिप्रेशन ये 50-50 बराबर होता है, या ऐसा होता है कि मेनिया ज़्यादा हो सकता है या डिप्रेशन कम? हाँ, हर एक पेशेंट के लाइफ टाइम में तरह तरह के फेजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि जब हमारे पास एक पेशेंट सबसे पहले डिप्रेशन के सामने आए क्लिनिक में, तो हमें सबसे पहले मेनिया का भी पूछना पड़ता है कि इससे पहले कभी इसका उल्टा आपके साथ हुआ है कि नहीं, ताकि हम ये मिस ना कर जाएं कि हमने बाइपोलर को छोड़ा नहीं है। तो वो ये बताते हैं कि कभी मेनिया होता है, फिर हम ठीक हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन आता है, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वापस मेनिया आता है। पर जैसे डॉक्टर साहब, डिप्रेशन अलग से भी होता है और वो अलग से एक मेंटल इलनेस है, क्या अलग से मेनिया भी एक मेंटल इलनेस है?
मेनिया भी एक अलग से इलनेस मानी जाती है, अगर हमारे एक के बाद एक अगर मेनिक एपिसोड माना जाए, पर उसको हम खासकर बाइपोलर की ही कैटेगरी में डालते हैं। मैं इसको डॉक्टर जूही थोड़ा सा और सरल तरीके से समझना चाहूँगी हाँ जी। कि जब हम बात कर रहे हैं किसी को अगर ये डिसऑर्डर होता है तो कैसा फील करता है, क्या महसूस करता है वो इंसान? वो इंसान बहुत हद से ज़्यादा खुश महसूस करता है। वो ये महसूस करता है कि हम जो भी हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, बाकियों की दुनिया बदल सकते हैं, और अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस या ग्रैंड समझते हैं कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान हैं, और इनफैक्ट हमारे कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं हमारे ऊपर वाले से भी कनेक्शन है, हमें उनसे भी डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है। तो इस तरह का वो जो दिखता है कि बहुत ही सुपर ह्यूमन टाइप ऑफ एटीट्यूड जो पेश करते हैं, उससे भी हमें फ़र्क पता चलता है कि उनके मन की स्थिति उस समय कैसी है। व्यक्ति खुद आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है? हाँ जी, अगर उनको पहली बार पहले एपिसोड में पहचानना खासकर मुश्किल होता है, क्योंकि पहली बार तो फैमिली मेम्बर्स या घर वाले या आस पड़ोस वाले एक्चुअली पेशेंट को लेके आते हैं। पर जैसे ही उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर जब उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है और ये बताया जाता है कि आपके साथ अगर आप दवा खाएंगे या आपके कोई भी स्ट्रेस होगा, शायद आपके साथ ये चीज़ दोबारा हो, तो आगे के उसमें वो अपने लक्षण पहचान सकते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो उनमें कैसे पहचाने, क्योंकि वो खुद तो पहचान नहीं पाएगा, माँ बाप कैसे पहचाने? बच्चों में देखिए खासकर बहुत कम दिखता है। बाइपोलर हमें बच्चों में इतना नहीं दिखता जितना कि हमें बड़ों में दिखता है। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन अगर हम बच्चों में भी देखेंगे कौन से बच्चे हैं जो ज़्यादा इस चीज़ से पीड़ित हैं, अगर हम लेट टीनेजर्स देखें जो 11वीं 12वीं की तरफ जा रहे हैं, उनमें शायद हमें पहली बार ये प्रदर्शनी दिखे। पर छोटे बच्चों में ये नहीं देखा जाता, क्योंकि छोटे बच्चों का एक मन उस तरीके से एज के हिसाब से डेवलप हो रहा होता है, तो ये वाली चीज़ें हमें ज़्यादा दिखती नहीं जी, है। पर नींद कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी नींद लें, और अगर नहीं लेते तो क्या फिर हम वल्नरेबल हैं बाइपोलर से? नींद सबसे बड़ी चीज़ है। या तो बाइपोलर नींद के बिगड़ने की वजह से आती है, या बाइपोलर की वजह से भी नींद बिगड़ जाती है। तो होता क्या है कि बहुत टाइम पेशेंट बोलते हैं कि हम कुछ दिन से सोए नहीं हैं, या रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि ये 3-4 दिन से सोया नहीं है, उसके बाद से ये ऐसी हरकतें करने लग रहा है। या वो ये भी बोलेंगे, अगर आप मेनिया में हैं तो वो ये बोलेंगे कि हमें 2 घंटे की नींद ही काफ़ी है, वही हमारे लिए काफ़ी एनर्जेटिक है, जबकि हम जानते हैं कि 8 घंटे की नींद कितनी ज़रूरी है। उल्टा डिप्रेशन में भी वो पूरे दिन सोने के बावजूद भी उनको वही लगेगा कि हमें इतनी स्फूर्ति नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं कि ट्रिगर कर सकती हैं उस पेशेंट को? जैसा कि मैंने बोला, एक तो हमारा जेनेटिक्स हो गया, दूसरा ये हो गया कि किसी तरह का स्ट्रेस अगर हम उसको पॉजिटिवली या सही तरीके से हैंडल ना करें। दूसरी चीज़ है, अगर हम किसी प्रकार का नशा करें तो उस वजह से भी ये चीज़ एक तरह से ट्रिगर हो सकती है। और ख़ासकर हम इन्हीं तीनों चीज़ों को बहुत कॉमनली हम देखा जाता है कि अगर इन 3 चीज़ों में कुछ बिगड़ा जाए तो ऐसा तो हो ये सकता है। हेरिडिटरी भी हो सकता है, अगर फैमिली में किसी को हो, हाँ जी। पेरेंट्स में किसी को हो? हाँ जी, उसके चांसेस होते हैं। जी, तो जैसे ही पेरेंट को होता है तो हमें नेक्स्ट जनरेशन को भी काउंसिल करना पड़ता है कि आपको भी इस चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको लग रहा है कि आपके मन में एक परिवर्तन आ रहा है जो आपको पता है कि आपके नॉर्मल से बिल्कुल अलग है, आपको जल्दी हमारे पास दिखाना तो चाहिए। अगर मान लीजिए कोई इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो हमने देखा कि 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। हाँ जी। एक्ट के अंतर्गत ऐसे पेशेंट के क्या अधिकार हैं? इस एक्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत एक्सेसिबल बनाई हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जिनको मानसिक बीमारियां हैं। एक चीज़ एक्ट ने ये बताई है कि मान लीजिए कि पेशेंट एक ऐसी स्थिति में है, या बहुत ज़्यादा मेनिया में है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, जिसमें उनकी जान और बाकी की जान का जोखिम का ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, तो कोई भी रिलेटिव, चाहे वो स्वीकार करें पेशेंट की उनको बीमारी है कि नहीं, उनको हमारे पास हॉस्पिटल फैसिलिटी में लाके एडमिट कर सकते हैं। उसको हम एक इनवॉलंटरी एडमिशन बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि उस समय एक रिलेटिव भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि हम इस पेशेंट का इलाज देखेंगे, क्योंकि पेशेंट की खुद की क्षमता नहीं है देखने के लिए कि इलाज कितना सही चल रहा है और कितने हद तक चल रहा है। तो उस व्यक्ति को हम एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो वो पेशेंट भी चुन सकता है जब वो बीमारी में ना हो, या उस समय भी चुना जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जब हमें पता चल जाता है कि बीमारी ऐसी है कि आगे जाके एक एपिसोड दोबारा हो सकता है, तो पेशेंट अपने लिए एक एडवांस डायरेक्टिव बना सकता है, जिसमें वो डिसाइड कर सकता है कि अगर यदि मुझे इस तरह की बीमारी दोबारा आए तो मुझे कहाँ ट्रीटमेंट लेनी है और मुझे किस प्रकार की ट्रीटमेंट चाहिए। वो सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक आम इंसान, मैं, अमित, आप, हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली बहुत सिंपल चीज़ें हैं।
सुनने को, बट अगर आप ये बहुत एक रेगुलर डिसिप्लिन वे में करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा, मूड बैलेंस हो जाएगा। एक तो पहली चीज़ है कि हमारी स्लीप बिल्कुल सही होनी चाहिए, नींद पूरी आनी चाहिए, कि हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन चाहिए और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और नींद के लिए भी एनवायरनमेंट ऐसे बनाना चाहिए कि जिसमें हमें कोई डिस्टर्बेंस ना मिले। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सब लोग फ़ोन हर समय यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सोने से पहले कम से कम आधा पौना घंटा पहले अपना फ़ोन बंद कर दीजिए या साइलेंट मोड में रख दीजिए, अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए, अपने कमरे को पूरी तरह से बंद कीजिए किसी साउंड से। उसी तरह से हमारी नींद, या अच्छा अगर हम मेडिटेशन भी उस समय करें तो उससे हमारी नींद का अच्छा फैसिलिटेशन होता है। दूसरा वही हमारे खाने का भी, कि हम किसी भी तरह की मील स्किप ना करें, बिकॉज जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे हमारा बॉडी स्ट्रेस में आएगा, जैसे ही स्ट्रेस आएगा उस पर हमारे मूड पे भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़, डेली चीज़ें जैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना, किसी भी तरह का इस तरह का मेडिटेशन करना, जिससे कि हमारा एक डिसिप्लिन आए, उससे भी हमारा मूड ठीक रहता है। यानी यदि हमें अच्छी मानसिक सेहत चाहिए तो हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ पर हमारी जीवन शैली अच्छी हो। और कुछ पंक्तियाँ मुझे साइना फिल्म की याद आ रही हैं, एक गीत है उसमें, चल वहीं चले, जहाँ पर कहा गया है कि चल वहाँ चलें जहाँ पर जो सांसें हैं वो बेचैन ना हो, चल वहाँ चलें जहाँ नींद से लड़ाई ना हो, जहाँ हंसने पर कोई शंका ना हो, जहाँ जीने से लोग डरते ना हो, चल वहीं चले, चल वहीं चले। चल वहीं चले। पर जब आप ये सब बताती हैं जीवन शैली में बदलाव करें तो पेशेंट्स करते हैं, सकारात्मक बदलाव देख रही हैं, नए साल में क्या रिजॉल्व करें कि हमारी मेंटल हेल्थ और अच्छी हो? एक्चुअली बेसिक पेशेंट्स जब करते हैं वो खुद वापस आके बताते हैं कि हाँ ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी, हम इसको काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज कर रहे थे, बट अब बहुत फ़र्क आया इन चीज़ों पे। तो रेजोल्यूशन अगर हम सिंपल ही रखें कि स्लीप ठीक रखें, अपना खाना पीना ठीक रखें, तो नेचुरली सबको हमारा मूड भी अच्छा लगेगा और खुद को भी अच्छा लगेगा। सो रेजोल्यूशन वन ऑप्शन फॉर 2024, गुड लाइफस्टाइल फॉर गुड मेंटल हेल्थ, राइट? डॉक्टर जूही, आज कार्यक्रम में आके बाइपोलर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, माय प्लेजर। सो मच।